नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। आइए नजर डालें आज की हेडलाइन पर। भाजपा द्वारा सघन जनसंपर्क कार्यक्रम जारी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जुटे जी जान से। मुआवजा राशि में की गई कटौती को लेकर भिलाई युवक कांग्रेस व एनओसाई ने सौंपा दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन। नगरपालिक निगम भिलाई चरोदा में ली गई विशेष बैठक, करदाताओं के भुगतान हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया पर की गई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिक निगम भिलाई चरोदा में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नया रायपुर द्वारा सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर, समिति कर, जलकर एवं भू भाटक राशि को ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। इसी कड़ी में निगम भिलाई चरोदा में सूडा रायपुर से दीपक निषाद एवं विकास पाठक द्वारा नगर निगम के 40 वार्डों में राजस्व निरीक्षकों को संपत्ति कर राशि की वसूली हेतु सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। निगम आयुक्त कीर्तिमान राठौर ने बताया कि अब से 40 वार्डों के सभी करदाता ऑनलाइन करों का भुगतान कर सकते हैं। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नया रायपुर द्वारा सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर एवं भूधारक राशि को ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। इसी कड़ी में निगम कार्यालय भिलाई चरोदा में ABMCE सूडा रायपुर से दीपक निषाद एवं विकास पाठक द्वारा नगर निगम के 40 वार्डों में राजस्व निरीक्षकों को संपत्ति कर राशि की वसूली हेतु सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि अब से 40 वार्डों के सभी करदाता ऑनलाइन करों का भुगतान कर सकेंगे। शासन के निर्देश हैं कि जो इसकी जितनी भी सेवाएं हैं जो शासन आम जनता को प्रोवाइड कराता है, आम जनता को उपलब्ध कराता है, उनको ऑनलाइन करना है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण है कि हमारे निगम क्षेत्र के जितने भी संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर, जो भी कर व्यक्ति आके पटाता है और इधर उधर पटाता है और हमारे राजस्व अधिकारी जाके वसूली करते हैं, सब जो बहुत मेहनत और श्रम का काम उसको दूर करने के लिए ऑनलाइन संपत्ति कर, जल कर या जो भी कर निगम पटाना, उसके लिए कल सॉफ्टवेयर में का ट्रेनिंग थी। सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग की दी गई थी लोगों को, सहायक राजस्व अधिकारी को और उससे संबंधित है। उसके पश्चात आम जनता में इसका अगले 15 दिन से प्रचार प्रसार करने के बाद हमारा ये योजना है कि 1 जुलाई से सभी जितने भी प्रकार के कर हैं हम ऑनलाइन मोड में ही ले आम जनता से। बहरहाल इस अवसर पर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, सहायक लेखा अधिकारी राजकुमार दिवांगन, राजस्व निरीक्षक श्रीमती अनुविभा दुबे सहित समस्त सहायक राजस्व निरीक्षक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से पुलक निषाद के साथ शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई के सिस्कोल कंपनी द्वारा दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को दी गई मुआवजा राशि में कटौती किए जाने पर भिलाई युवक कांग्रेस और एनओसाई ने आपत्ति दर्ज कराते हुए दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सिस्कोल कंपनी में कार्यरत नेलिया ट्रेनो बेहरा नामक कर्मचारी का कंपनी में कार्य के दौरान दुर्घटना हो गया था, जिसका इलाज कंपनी ने स्पर्श हॉस्पिटल में कराया। इलाज के दौरान उस श्रमिक की मृत्यु हो गई। सिस्कोल कंपनी ने मजदूरों के परिवारजनों को इलाज का 7.5 लाख रुपए खर्च काटकर 7 लाख रुपए दिया। इलाज में खर्च को काटे जाने पर युवा कांग्रेस और एनओसाई ने आपत्ति दर्ज कराते हुए पूरे 15 लाख रुपए दिए जाने की मांग की। साथ ही इस कंपनी में कार्यरत मजदूरों को सभी सुविधा मिल रही है कि नहीं, जाँच की मांग भी की। भिलाई युवा कांग्रेस अध्यक्ष अफरोज खान और एनओसाई के जिला अध्यक्ष आदिश सिंह ने ज्ञापन सौंपकर मृतकों के परिजनों को बाकी राशि दिए जाने की मांग दुर्ग कलेक्टर से की है। आज भिलाई नगर यूथ कांग्रेस और एनओसाई दुर्ग जिला अध्यक्ष हम दोनों ने आकर आज कलेक्टर साहब के पास हम सिस्कोल कंपनी के मामले में हम लोग यहाँ आए थे। वहाँ पर एक मजदूर की जो मृत्यु हुई, उस मजदूर को उसकी क्षतिपूर्ति के नाम पे 7 लाख रुपए उसको दिया गया और जो उसके इलाज में जो खर्चा हुआ उस पैसे को भी क्षतिपूर्ति 15 लाख रुपए दिखाई गई, जिसमें से 7.5 लाख रुपए उसके इलाज को दिखाया जा रहा है। 70,000 रुपये जो उसके दाह संस्कार में जो लगे उसको दिखाया जा रहा है और 7 लाख रुपए उसके हाथ में दिया गया। टोटल मिला के 15 लाख रुपए दिखाया जा रहा है।
क्या ये सरासर अनुचित कार्य है जो कि सिस्कोल प्रबंधक द्वारा किया गया। उस मजदूर परिवार को पूरे 15 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। 15 लाख तो बहुत कम है, इससे उसके जीवन में फिर वापस वो आज शख्स नहीं आ सकता जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बावजूद उन लोगों ने 7.5 लाख रुपए अनैतिक आधार पर पैसा काट लिया। लगातार सिस्कोल कंपनी जो कि भिलाई के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है, लगातार वहां मजदूरों का शोषण हो रहा है। हम लोगों ने आज कलेक्टर महोदय से ये मांग की है कि वहां के मजदूरों के सारे दस्तावेज मंगाए जाए और चेक किए जाए कि क्या वह उद्योग अपने मजदूरों का ESIC और PF के तहत सारी प्रक्रिया पूरी करके काम कर रहा है या इसी तरह से सिर्फ सरकार के साथ या काम करने वाले मजदूरों के साथ वहां पे छल कर रहा है। उनकी काम करते करते वहां मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को अपने हिसाब से जो मनमाने रकम चाहे वो दे करके उनको बरगला दिया जाता है। परंतु भविष्य में ऐसी दोबारा घटना ना हो, किसी परिवार का कोई भी शख्स वहाँ काम करते करते ना मरे और उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे, कंपनी इस मांग को लेकर के हम लोगों ने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। श्रम विभाग से भी मुलाकात की? जी, श्रम विभाग से हम लोगों ने मुलाकात की। श्रम आयुक्त महोदय ने तुरंत हमारे सामने चिट्ठी लिखी है, सारे दस्तावेज मंगाए हैं, उसके काम करने का कितना समय बचा था, वो ठेका श्रमिक है या रेगुलर श्रमिक है, या वो अभी कितने वर्ष का है, उसकी कितनी नौकरी बची थी, इस आधार पर वहाँ पर उसकी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए उन्होंने बोला हम पैमाना तैयार करेंगे और आउट ऑफ द कोर्ट जाके इन लोगों ने जो सेटलमेंट किया है उसको सरकार या कानून, श्रम कानून नहीं मानता है, हम उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस मामले में देखा जाए तो कंपनी प्रबंधन का यह रवैया मानवीयता के परे नजर आया। इलाज में लगे राशि को मुआवजा के तौर पर दिया जाना कदाचित उचित नहीं कहा जा सकता। NSI और यूथ कांग्रेस के मांग जायज है, मृतक के परिजनों को वह राशि मिलनी ही चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहु के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यों को घेरने की कोशिश भी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में जनसंपर्क कर लोगों से रूबरू होने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वे लोगों से मिलकर कुछ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। प्रदेश के भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रमन सिंह ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों की हालत ठीक नहीं है और अव्यवस्था के चलते यहाँ कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, क्योंकि समय पर लोगों की जाँच नहीं हुई और व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग इधर उधर घूम भी रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा के लोगों से बातचीत करने का, कार्यकर्ताओं से मिलने का, विभिन्न संगठनों के लोग, शिक्षा कर्मी के संघ के लोग आए, ट्रेड एसोसिएशन के लोग आए और कुछ ग्रामीण बंधुओं की शिकायत थी उनके आवास तोड़ने का। अलग अलग समस्या को लेकर अलग अलग ग्रामीण समूह आए, धुमाल वाले, टैक्सी ऑटो चलाने वाले, सबकी समस्या है और उनकी एक ही मांग है कि राज्य सरकार से उनके लिए भी कुछ पैकेज मिले ताकि उनकी भुखमरी से स्थिति में सुधार आए। इस सारे पत्रों को निश्चित रूप से वहाँ के संबंधित विभाग के अधिकारियों से और कुछ लेटर मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से उनकी समस्याओं को अवगत कराने का काम है। यहाँ से फिर अभी 3-4 पंचायतों में जाऊँगा। पंचायत भवन का उद्घाटन है, ATM का उद्घाटन है, विभिन्न छोटे मोटे पंचायत के काम है और ज़्यादा जनसंपर्क का मामला है कि लोगों से कोविड के इस दौर में संकट से जूझ रहे हैं उनसे बातचीत करने का। सेंटर की व्यवस्था यदि होती तो आज ये हालत नहीं होता। उनके समय पर किसी का ना टेस्ट किया जा रहा है, लोग घर चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में लोग फांसी लगा रहे हैं, सांप काटने से मौत हो रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, सरपंच के भरोसे छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने 1500 करोड़ पंचायत को जारी कर दिया, यहाँ भी 15 रुपया देने की स्थिति नहीं है। पंचायतों को उनके भरोसे छोड़ दिया गया। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। सरकार को गंभीरता के साथ इस विषय में विचार होने चाहिए कि इलाज की समुचित व्यवस्था आने वाले समय में बड़ी चुनौती के रूप में आ रही, कैसे करेंगे। प्रदेश सरकार को घेरते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सादे कागज पर मिले आवेदनों पर कार्रवाई करने की बातें अभी कही है। इसका मतलब यह है कि अब तक सादे कागज के आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए भूपेश बघेल को यह कहना पड़ा। कार्रवाई के लिए अब मुख्यमंत्री को कहने पड़ रहा है कि एप्लीकेशन तो सादा कागज में ही देता है गाँव वाला, अब ये कहने की मजबूरी कि सादा कागज में भी रिपोर्ट आता है उस पर कार्रवाई करो, यानी अभी तक कार्रवाई हो नहीं रही है। पूरे ढेर पड़े हो गए हैं। सरकार के कलेक्टर और वहाँ के अधिकारी संवेदनहीन हो गए हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है
कि भैया ये सादे कागज़ में यदि कोई एप्लीकेशन देता है तो उसमें कार्रवाई करो, तो कार्रवाई तो करना ही चाहिए, निदान होना चाहिए। रमन सिंह ने कोरोना काल में तोड़फोड़ को लेकर कड़ा विरोध जताया और कहा कि सरकार को पहले लोगों को व्यवस्थापन करना चाहिए, लेकिन यहाँ गरीबों का झोपड़ा बिना व्यवस्थापन के तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, ये कोविड का दौर चल रहा है, कोविड काल चल रहा है, इसमें भी तोड़फोड़ हो रहा है, इसमें भी मकान तोड़े जा रहे हैं। अजीब सरकार है, बिना व्यवस्थापन किए गरीबों के झोपड़े तोड़े जा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर साहब, आपके शासनकाल में हाथियों के लिए संरक्षण के लिए काफ़ी काम हुआ है। अभी पिछले 2 दिनों से हाथी लगातार मारे जा रहे हैं, कोई शासन की तरफ से कोई उसके मॉनिटरिंग के लिए हमने कहा था कि ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है, और मगर ये पूरा सिस्टम अब बंद हो गया है। फॉरेस्ट विभाग की जवाबदारी रहती है, वहाँ के राजस्व के अधिकारियों की जवाबदारी होती है। इस सारे कामों का क्रियान्वयन जिस प्रकार होना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है, और इसलिए हाथी और गांव के बीच में जो द्वंद्व हो रहा है उससे उनको अलग अलग कारणों से उनकी मौत हो रही है। कहीं बिजली के करंट से मौत हो रही है, कहीं पे जहर देने से मौत हो रही है। तो ये सरकार की जवाबदारी है कि वन प्राणियों की रक्षा और ख़ासतौर से हाथियों की रक्षा भी करें और लोगों को उसमें सचेत भी करें। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में हो रहे हाथियों की मौत के मामले में कहा कि हाथियों को ट्रैकिंग करने की जरूरत है, लेकिन मामले में जवाबदार लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वन प्राणियों के साथ सामंजस्य के साथ कहने लोगों को जागरूक भी करें। राजनांदगांव से ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। प्रथम बटालियन और 7वीं वाहिनी दुर्ग में आज शहर विधायक अरुण बोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे और वहां स्मारक स्थल के चैलेंजिंग जाली का लोकार्पण एवं वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के चल रहे सप्ताह के अवसर पर आज प्रथम एवं 7वीं वाहिनी में एक बार फिर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने वृक्षारोपण के बाद प्रथम एवं 7वीं वाहिनी का भ्रमण किया। जिसके बाद सेनानी परिसर में आए अधिकारी कर्मचारी के परिवारजनों ने अपनी समस्या से विधायक महापौर को अवगत कराया। वहीं विधायक ने भी समस्याओं का जल्द निराकरण करने आदेश दिए, जिसके बाद विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। जिस तरीके से प्रकृति में लगातार असंतुलन बन रहा है वृक्षों की कटाई की वजह से, उस संतुलन को बरकरार रखने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज 7वीं बटालियन में कमांडेंट श्री विजय अग्रवाल जी और फर्स्ट बटालियन के हमारे कमांडेंट श्री गोवर्धन ठाकुर जी के सानिध्य में हम सब लोगों ने आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और छायादार फलदार वृक्ष का रोपण यहाँ पर किया गया, जो निकट भविष्य में बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। और जो यहाँ की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम के माध्यम से महापौर और हमारे सामान्य प्रशासन के अध्यक्ष जयश्री जोशी जी के माध्यम से पूरा कराने का आश्वासन हम लोगों ने दिया। वहीं वृक्षारोपण में एसटीएफ पुलिस अधीक्षक विजय पांडे विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रथम एवं 7वीं वाहिनी के सेनानी गोवर्धन ठाकुर और विजय अग्रवाल ने ठान लिया है कि परिसर को अब हरियाली से भर देना है, जिसके तहत उनका प्रयास निरंतर जारी रखने की बात सेनानी गोवर्धन ठाकुर ने कही। आज प्रथम एवं 7वीं वाहिनी परिसर में दुर्ग नगर के विधायक माननीय श्री अरुण वोरा जी एवं महापौर दुर्ग श्री बाकलीवाल जी एवं जयश्री मैडम जो पार्षद हैं हमारे वाहिनी परिसर के, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो शहीद स्मारक स्थित चैनलिंग जाली का लोकार्पण कार्यक्रम के साथ साथ जो हमारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर वाहिनी परिसर में फलदार एवं शोधार एवं सदाबहार वृक्षों का रोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें अतिथिगण का यहाँ पर आगमन हुआ था, जो वाहिनी परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया और साथ ही साथ यहाँ की जो समस्याओं को लेकर के जो हमारे वाहिनी परिसर में जो फर्स्ट वाहिनी 7वीं वाहिनी एवं एसटीएफ के जवानों के जो परिजन यहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली यहाँ रहती है, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके तहत यहाँ पर साफ सफाई, सड़क निर्माण, ओपन जिम का निर्माण एवं पानी शुद्ध पेयजल अमृत योजना के तहत उन्होंने कार्यक्रम के शुभारंभ किया है और लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं
वो उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा पहल की जा रही है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग में पर्यावरण की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जरूरी है इसी तरह का वृहद वृक्षारोपण जारी रहे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। ग्रैंडी से न्यूज़ के लिए दुर्ग से रॉबिन मलक ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंडी से न्यूज़ के साथ। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। संपर्क करें श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल, शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जुनवानी रोड, भिलाई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0788 40 88855। ब्रेक के बाद पुनः आप सबका स्वागत है। डाटा सेंटर दुर्ग में नगर पालिक निगम दुर्ग के स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोकर और स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने शुक्रवार को जोन क्रमांक 4 के 15 वार्डों के स्वच्छता निरीक्षक और सुपरवाइजरों की बैठक ली। इस बैठक में बारिश के पूर्व डेंगू, मलेरिया, पीलिया जैसे बीमारियों से बचाव का उपाय करने के निर्देश भी दिए गए। इसे लेकर स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी हम लोगों के द्वारा ये जो हमारे स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोकर जी, उनके द्वारा जैसे कि महापौर जी का निर्देश था और कमिश्नर साहब की मंशा है कि शहरों की साफ़ सफाई के साथ साथ, क्योंकि बरसात आने वाली है, लगने वाली है 2-4-10 दिन में, उसके पूर्व में हम लोगों ने पिछले देखे होंगे आपने, पिछले 3 से 4 2-3 महीने से हम लोग लगातार शहर के जितने बड़े नाले हैं, जैसे शंकर नगर नाला, गिधाई नाला, केलापाड़ी नाला, पोटिया नाला और भी जो बड़े नाले हैं शहर के, उनकी साफ़ सफाई में एक ध्यान केंद्रित किया हुआ है और उसकी साफ़ सफाई में हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे वार्ड के सुपरवाइज़र और हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी
जो वार्डों के अंदर बड़ी नालियाँ हैं और जो छोटी छोटी नालियाँ, उसकी साफ़ सफाई पे हम लोग निरंतर ध्यान दे रहे हैं। चूँकि इसके पहले जैसे कि शिकायत मिलती रही है, दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में शंकर नगर नाला में बाढ़ की समस्या आ जाती थी और थोड़ा सा पानी गिरने से नालियों का पानी सड़कों पे आ जाता था। जैसे आपने देखा होगा पिछले 6-8 महीने में ऐसा कोई भी घटना नहीं घटित हुई है जिसमें नाली का पानी सड़कों पे आया होगा। तो हम लोगों के द्वारा यही है कि हमारे महापौर जी, हमारे स्वास्थ्य प्रभारी हमिद खोखर जी और साथ में हमारे कमिश्नर साहब की ये मंशा है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरह से इन नालियों के और नालों की साफ़ सफाई में जुड़ जाए। और उसी के क्रम में आज जोन 4 की बैठक सुपरवाइजरों की और सब सेक्रेटरी इंस्पेक्टर और सफाई दरोगों की रखी गई। अभी तक कितने जोन की बैठक हो? अभी तक हम लोगों ने 3 जोन की बैठक की है। उसमें जो कर्मचारियों की भी जैसे समस्या है, सुपरवाइजरों की जैसे कोई समस्या है, उसका भी निराकरण किया जा रहा है, जिसके तहत उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे पास ये संसाधन कम है, तो उसको भी हम लोग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको उन संसाधनों की कमी ना हो और साथ साथ हमारे सफाई का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे। सैलून दुकान रविवार को खोले जाने की मांग को लेकर सर्वसेन नाई समाज ने दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही दसगाह, छठी, मुंडन संस्कार जैसे कार्यक्रमों में अनुमति लेकर ही कार्यक्रम में शामिल होने की बातें कही। सैलून दुकान में कई तरह के मापदंड लगाए जाने से सर्व नाई समाज ने भी कई निर्णय लेकर काम करने की मंशा जाहिर की है। दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सैलून दुकान रविवार को खोले रखने की गुहार लगाई और मंगलवार को दुकान बंद रखने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। सर्वसेन नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन ने कहा कि सोशल डिस्टेंस के चलते समाज ने निर्णय लिया है कि अब शासन की विधिवत अनुमति मिलने पर ही वह दसगाह, छठी, मुंडन संस्कार जैसे कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज हमारा सेन समाज की ओर से माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी के पास में हम सभी रविवार, जो सभी के अवकाश का दिन होता है, उस दिन हमारे सेन भाई शासकीय एवं चाहे मजदूर वर्ग हो, सभी का अवकाश रविवार रहता है और हम सब रविवार को सेवा दे करके उन लोगों का काम करते थे। छौर कार्य जो दाढ़ी कटिंग सेविंग का होता है वो तो अभी कोविड-19 के कारण से पूरे जगह में बंद था और रविवार अभी भी बंद रहा है। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करने के लिए आए हुए हैं कि रविवार अवकाश को सैलून दुकान को छूट दी जाए, क्योंकि उस दिन सभी के हित को देखते हुए, सर्वहित को लेकर के रविवार को हमें सैलून खोलने की अनुमति दी जाए। एवं हम मंगलवार स्वेच्छा से बंद रखते हैं। शासन की ओर से भी कहा गया है कि एक दिन का अवकाश रहे, तो मंगलवार को हम सभी अपना अवकाश रखेंगे। साथ ही हमने एक प्रस्ताव अपने समाज में लाया है कि हम अब से दसगात्र, मुंडन संस्कार कार्य, छठे, शादी ब्याह एवं अन्य मुंडन संस्कार जिसमें सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है, सैकड़ों की भीड़ होती है, ऐसे जगहों पे जब तक शासन की अनुमति सामने वाला पक्ष नहीं लेगा, तब तक हमारे सेन भाई जा करके मुंडन संस्कार का कार्य तालाब में, दसगात्र में, छठी में, शादी ब्याह में नहीं करेंगे। यह निर्णय समाज ने लिया है। अगर वह व्यक्ति समाज के नियम का उल्लंघन करता है, चूँकि सैलून दुकानों में जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से कई प्रकार का नियम शासन के द्वारा दिया गया है, तो जब दसगात्र का कार्यक्रम होगा वहाँ पर कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ पर तो सैकड़ों 50 लोग रहेंगे और वहाँ पर हम किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रख करके काम कर पाएंगे। इसलिए हमने समाज के हित में, सभी के हित में यह निर्णय लिया है कि हम मुंडन संस्कार का कार्य करने के लिए, दसगात्र के लिए, जब तक शासन का पत्र हमको नहीं दिखाएगा अनुमति वाला, तब तक हमारे लोग नहीं जाएंगे और अगर वे चले जाते हैं तो उनके ऊपर दंडनात्मक कार्रवाई समाज करेगा। यह निर्णय हमने पूरे छत्तीसगढ़ में लिया है, छत्तीसगढ़ सर्वसेन नाई समाज की ओर से, और पूरे छत्तीसगढ़ में यह नियम लागू कर रहे हैं। इस निर्णय के विरोध में जाने पर भी समाज के सदस्यों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। सर्वनाई समाज के मांगों पर क्या निर्णय दुर्ग कलेक्टर लेते हैं, वह कलेक्टर ही जाने। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहु के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। आज वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर व्यक्ति की आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होना चाहिए, जिससे योग काफी मददगार साबित हो रहा है और लोग इसे अपनाकर अपनी रोग और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार हैं। योग का जीवन में बड़ा महत्व है और इसे समझते हुए लोगों ने योग को अपनाना शुरू भी कर दिया है। वह प्रतिदिन योगाभ्यास से न सिर्फ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, बल्कि खुद को भी तंदुरुस्त रखने योग को अपना रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने योग के महत्व को समझते हुए योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। वे प्रतिदिन योग से ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। योग गुरुओं द्वारा उन्हें योग का महत्व समझाते हुए प्रतिदिन योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया जा रहा है। भिलाई में भी लोग योग का अभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं, जहां योग गुरु ममता साहू के मार्गदर्शन में
प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति सहित अनेक योगों का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। योगाभ्यास करने वालों ने बताया कि योग से उन्हें बड़ा लाभ हुआ है। वहीं योग गुरु ममता साहू ने बताया कि योग में हर तरह की बीमारियों का इलाज है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में योग पूरी तरह से सहायक है एवं योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है और वर्तमान में विश्व महामारी बन चुके कोरोना महामारी से भी बचाव के लिए आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आज तक इस जानलेवा वायरस से बचने की कोई दवा नहीं बन पाई है। योग से तो फायदा है ही, सबसे पहले तन स्वस्थ होता ही है, मन भी स्वस्थ होता है, प्लस अपने जो विचार शक्ति है वो भी स्वस्थ होने लगता है। हम जो नेगेटिव विचार है वो हटकर वो पॉजिटिव विचार अपने अंदर आने लगता है। दूसरा चीज़ है, हम शारीरिक और मानसिक प्लस आध्यात्मिक इसका स्वस्थ होता ही है। तीनों के तरफ से हमको फायदा मिलता है, शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। तो कोरोना अपने अंदर कभी नहीं प्रवेश करेगा। इसके लिए हमको भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम करना चाहिए रोज। कपालभाति 3 से 5 मिनट तक करें, कपालभाति 10 मिनट तक करें। सबसे पहले भस्त्रिका करें, लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। उसको 3 से 5 मिनट रोज करें। कपालभाति 10 से 15 मिनट रोज किया करें और बाएं नाक से सांस लेकर दाहिने में छोड़ना, दाहिने से लेकर बाएं में छोड़ना, ये अनुलोम विलोम कहलाता है। इसको 10 मिनट रोज किया करें तो अपने सिस्टम को बढ़ाएं। मैं योगा पिछले 3 सालों से कर रही हूँ। इन 3 सालों में मुझे कई फ़ायदे हुए, जिसमें सबसे जो मेन है वो मेरा वेट लूज़ हुआ है। पहले मेरा 78 kgs हुआ करता था और अभी आज के टाइम पे 60 kgs। और एक और फ़ायदा ये हुआ था कि मेरे बाल जैसे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो अभी वो काले होने लगे हैं। मतलब उसके लिए प्राणायाम और शीर्षासन अभी जैसे रेगुलर करने से बाल भी अभी मेरे फिर से काले होने लगे पूरे। मैं 2007 से योग नियमित रूप से कर रहा हूँ। मेरे को पेट का अल्सरेशन का प्रॉब्लम था और ये योग करने से मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और पिछले 2007 से अभी तक लगातार कर रहा हूँ। और मेरा एक संदेश है सभी को कि ऐसा कोई असाध्य रोग नहीं है जो योग से ठीक नहीं हो सकता है। मैं ये मेरा खुद का अपना अनुभूति में आप लोग सबको शेयर करना चाहता हूँ। गौरतलब है कि 21 जून को हर साल की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है और दुनिया भर में योग को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज ये आलम है कि हर दिन योग दिवस जैसा ही प्रतीत होने लगा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का। श्री नारायण गुरु विद्या भवन शिक्षा के लिए बीते 45 वर्षों का अनुभव 2 शिक्षा संस्थान के साथ अपने स्टूडेंट को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। विद्या भवन में स्टूडेंट के विकास के लिए सर्व सुविधा युक्त लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर जोन, म्यूजिक जोन, स्पोर्ट्स जोन, हाइजेनिक कैंटीन के साथ आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सीसीटीवी द्वारा स्टूडेंट की सतत निगरानी, स्टूडेंट के विकास के लिए समय समय पर काउंसलिंग। सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी विषयों में एडमिशन ओपन है। संपूर्ण भिलाई में हमारी 2 शाखाएं हैं। संपर्क करें SNG किड्स एकेडमी, क्वार्टर नंबर 1A, स्ट्रीट नंबर 27, सेक्टर 7 भिलाई। मोबाइल नंबर 9893435274। हमारी दूसरी शाखा SNG विद्या भवन, क्वार्टर नंबर 4A, स्ट्रीट SPA, जोन 3, खुर्सीपार भिलाई। मोबाइल नंबर 9907290977। दीक्षा पब्लिक स्कूल, ग्राम शिवनगर, नेवई भाटा, उमरपोटी रोड। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, एडमिशन ओपन। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन, सुसज्जित क्लासरूम, CCTV कैमरे से सतत निगरानी, टेक्निकल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में विगत 20 वर्षों से संचालित। और इतना ही नहीं, बिलासपुर से राज्य स्तर में सम्मानित एवं दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड हेतु चयनित। जी हां, दीक्षा पब्लिक स्कूल, ग्राम शिवनगर, नेवई भाटा, उमरपोटी रोड। मोबाइल नंबर 7509919890, 8349421405। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय एफिलिएटेड टू हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग उच्च शिक्षा के लिए लगातार 23 वर्षों से
श्री गंगा जली एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी से सम्मानित है। यहाँ आप शिक्षा सुविधा के साथ अपनी उच्च शिक्षा को उच्च स्तरीय अनुभवी फैकल्टी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड: साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट कोर्स, कॉमर्स फैकल्टीज कोर्सेज से संबंधित सभी विषयों की उच्च स्तरीय शिक्षा, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब व आधुनिक लैब सुविधा उपलब्ध है। छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम विद प्री मेडिकल चेकअप उपलब्ध है। ऐप बेस्ड ऑन ऑनलाइन सुविधा यूट्यूब लेक्चर के साथ दी जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें 9827987331, 9755493575, 7067411242। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय बिसाइड पेट्रोल पंप, एड्रेस 97/2 नियर शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी भिलाई, जिला दुर्ग। कांटेक्ट करें 078822907992। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2020-21। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक। ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, 11th और 12th में मैथ्स, बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 9826477352। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत योजना के तहत राशन कार्ड में फ्री इलाज, विभिन्न इंश्योरेंस व TPA के हितग्राही मरीजों के इलाज की सुविधा। अस्पताल में ICU, NICU इलाज से संबंधित सभी कार्य, CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। एम्स में मंगलवार को सिर पर गंभीर चोट लगने से मृत कोरोना संक्रमित बुजुर्ग सनशाइन हॉस्पिटल में 3 दिनों तक भर्ती था। इसके बाद नियम कायदों के तहत सनशाइन हॉस्पिटल को सैनिटाइज कर मरीज के संपर्क में आए डॉक्टर व स्टाफ को होम क्वारंटाइन कर OPD सेवाओं को बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि शास्त्री कॉलोनी कैंप 1 निवासी घनश्याम साव 3 जून को घर के छत पर लगी पानी की टंकी को साफ कर रहा था। इसी दौरान इसके अनियंत्रित होकर गिर जाने से उसके सर पर गंभीर रूप से चोटें आई। तत्काल नजदीक के BM शाह हॉस्पिटल मरीज को ले जाया गया। वहीं यहां से उसे सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन सेक्टर 9 में सुविधा के अभाव का हवाला देकर भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद परिजनों ने उसे भिलाई 3 के सनशाइन हॉस्पिटल लेकर के गए। वहीं उसे 3 तारीख से 5 तारीख तक इलाज किया गया। उसके बाद परिजनों ने उसे रायपुर एम्स लेकर चले गए। वहीं रायपुर एम्स में 7 जून को घनश्याम का ब्लड सैंपल लेकर कोरोना जांच कराई गई, जहां देर रात तक रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो पाई। वहीं 9 जून को एम्स में ही इस मरीज की मौत हो गई। इसके बाद लागू नियम कायदों के तहत भिलाई 3 के सनशाइन हॉस्पिटल को एहतियात के तौर पर मरीज के 3 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान उसके संपर्क में आए चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। वहीं OPD जैसी सेवाओं को फिलहाल 2 दिनों के लिए बंद भी कर दिया गया है। वहीं सनशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास अग्रवाल ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, जिस मरीज की मौत हुई है उसकी रिपोर्ट एम्स में पॉजिटिव पाई गई है।
3 तारीख की रात को 10 साढ़े 10 बजे एक सिर में गंभीर चोट लेकर एक भिलाई से मरीज हमारे यहाँ आए थे, जिनका इलाज हम लोगों ने चालू कर दिया था यहाँ पर। दूसरे दिन लेकिन मरीज के परिवारजनों ने बोला कि हम इसका इलाज एम्स में ले जाके कराना चाहते हैं और एम्स हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं। तो मरीज को वो लोग एम्स हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहाँ 2-3 दिन करीब मरीज भर्ती रहा और वहाँ 2-3 दिन भर्ती के दौरान उनको जो भी सिम्टम आया होगा और वहाँ एम्स में उन्होंने कोरोना टेस्ट किया जो पॉजिटिव आया, और उसके 2 दिन बाद उसकी सिर में गंभीर चोट की वजह से या कोरोना जिसकी भी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं सनशाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर विकास अग्रवाल ने ये भी कहा कि पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज कर 2 दिनों के लिए ओपीडी सेवाओं को बंद कर मरीज के संपर्क में आए स्टाफ को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। 7 तारीख को हमको डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो कोरोना के हैं उनके माध्यम से हमको पता चला कि आपके यहाँ कोई मरीज एडमिट था, उनकी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है एम्स में, तो आपके स्टाफ जो कांटेक्ट में आए थे उनकी लिस्ट चाहिए। तो हमने तुरंत उसी दिन जितने भी स्टाफ थे जो उनके क्लोज कांटेक्ट में थे, जो डॉक्टर थे, उनको हमने क्वारंटाइन पे भेज दिया और उनकी सैम्पलिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने टीम भेजी और उनका RT-PCR टेस्ट के लिए नेज़ल स्वाब, थ्रोट स्वाब और ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल उन्होंने कलेक्ट कर लिया और उनको क्वारंटाइन में भेज दिया। उसके अलावा जहां मरीज भर्ती था ICU में, पूरे ICU को फ्यूमिगेशन किया गया और पूरे अस्पताल परिसर को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा अगले दिन फिर से बाकी सारे स्टाफ का रैंडम सैम्पलिंग के लिए रैपिड टेस्ट के माध्यम से करीब 25 लोगों का रैंडम टेस्टिंग किया गया, जो सभी नेगेटिव आया है। इवन जो मरीज भर्ती था उसके अगल बगल 2-3 और मरीजों का भी सैंपल लिया गया, जिसका कि रैंडम सैंपलिंग में टेस्ट नेगेटिव आया। इस पूरे मामले में दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे संज्ञान लेते हुए निगम आयुक्त को निर्देशित किया है कि सनशाइन हॉस्पिटल के साथ पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। अभी उसमें मुझे कल बताया गया कि सनशाइन हॉस्पिटल में 2 दिन वो रहा है और वो पॉजिटिव है, तो मैंने अभी उसी के लिए कमिश्नर से भी बात करेंगे और उसकी सैनिटाइजेशन और उसके लिए जो आवश्यक उपाय है उसको करने के लिए करना सुनिश्चित करेंगे। बहरहाल क्षेत्र को पूर्णतः कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित जहां किया गया है, वहीं अस्पताल की सेवाएं फिलहाल 2 दिनों के लिए बंद भी कर दी गई है। वहीं संपर्क में आए समस्त लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से पुलक निषाद के साथ शैलेन खरे की रिपोर्ट। आगामी बरसात को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा द्वारा निगम क्षेत्र के सभी वार्डों की नालियों और नालों को साफ सफाई करने के निर्देश निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने निगम के स्वास्थ्य कर्मचारी को दिए हैं, जिससे बरसात के समय नालियां व नाले जाम न हो सके। नाली व नाला साफ होने से क्षेत्रवासियों को बरसात के समय तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज से चालू किया गया अभियान जी रोड में, आप लोग देख रहे हो आज से JCB लगा है। अगले 1 हफ्ते तक हमारा प्लानिंग है, जो भी नाले या नालियाँ जिनमें जाम है, कचरा है, उनको साफ करने का अभियान चालू कर रहे हैं। ये हमारा 20 जून तक पूरा अभियान चालू है। कोविड-19 कोरोना वायरस एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिससे बचने जागरूकता ही मायने रखती है। सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना व समय समय पर साबुन से हाथ धोना ही किसी हद तक इस बीमारी का शिकार होने से रोका जा सकता है। इस पर खतरनाक संक्रमण बीमारी से बेखौफ लोग नियमों का किस कड़ाई से पालन कर रहे हैं, देखिए इस खास खबर में। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है। मजबूत देश अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा है। चाइना में इस बीमारी ने आतंक मचाते हुए धीरे धीरे पूरी दुनिया को ही अपनी चपेट में ले लिया। कहीं न कहीं कारण इस महामारी के फैलने की हठ धर्मिता भी है। लोग बाग को इस वायरस की चपेट में आने से रोकने में सोशल डिस्टेंस काफी कारगर बताया गया है। यही कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायरस फैलने के शुरुआती दौर से ही लॉकडाउन संपूर्ण देश में लागू किया हुआ था। लॉकडाउन के जारी होते ही लोगों को घर पर रहने की अपील कड़ाई से की भी जाती रही। किसी हद तक लोगों ने कड़ाई से इसका पालन भी किया, पर आर्थिक संकट के चलते, जो कि देश के लोगों के लिए बड़ी समस्या थी, थोड़ा शिथिल लॉकडाउन को किया गया। देश के सभी राज्यों में आवश्यकता अनुसार व्यापार व्यवसाय लॉकडाउन के शिथिल होने पर किया जा रहा है। ये तो रही विभिन्न प्रदेशों के ग्राफ, पर अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य
के संक्रमित मरीजों के ग्राफ देखें तो शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ प्रदेश सुरक्षित नजर आ रहा था, पर वहीं अन्य राज्यों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर व साथ ही राज्य के ऐसे लोग जो कि रोजी रोटी के लिए दीगर स्थानों में गए हुए थे, उनके आते ही आंकड़ा तेजी से संक्रमित लोगों का बढ़ते देखा गया। बीते माह जो राज्य कोरोना के मौत के ग्राफ को छू नहीं पाया था, वहीं वर्तमान में कोरोना मरीज की मौत होने का मामला भी लगातार सामने आ रहा है। ये आंकड़े, ये ग्राफ, ये महामारी और हावी नहीं होगी अगर हम जागरूक रहें, साथ ही जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें, मास्क का इस्तेमाल प्रमुखता से करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और इन सब से हटकर अगर हम नजर डालें तो ऐसे लोग जो दीगर राज्यों से वापस आकर अपने अपने घरों में बिना किसी को जानकारी देकर रह रहे हैं, वे लोग आगे आएं, अपने परीक्षण करवाएं व अपनी जान के साथ दूसरों की जान की भी हिफाजत करें। एक बार फिर दर्शकों से अपील करते हैं कि आवश्यकता होने पर ही घर से निकले, बेवजह यहाँ वहाँ ना फिरें, क्योंकि ध्यान रखिए ये जिंदगी की वो रेस होगी जिसमें घर पर थमने वाला ही जीतेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के प्रख्यात गीतकार व संगीतकार स्वर्गीय खुमान साव की प्रथम पुण्यतिथि पर राजनांदगांव शहर के लोक कलाकारों ने अपने द्वारा रचित गीतों और संगीतबद्ध किया। गीतों को गाकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण भी किया गया। छत्तीसगढ़ लोकगीतों के प्रख्यात संगीतकार स्वर्गीय खुमान साव का निधन 9 जून 2019 को हो गया था। 9 जून 2020 के उनके प्रथम पुण्यतिथि में राजनांदगांव शहर के लोक कलाकारों ने उनके रचित गीतों एवं संगीतबद्ध गीतों को गाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शहर की छत्तीसगढ़ी लोक गायिका स्वर कोकिला कविता वासनिक ने जहाँ पता ले जा रे गाड़ी वाला गीत गाकर अपनी पुष्पांजलि दी, वहीं लोक कलाकार हिमानी वासनिक ने लक्ष्मण मस्तूरिया रचित और स्वर्गीय खुमान साव द्वारा स्वरबद्ध किए गए गीत बंदत हओं दिन रात वो मोर धरती मैया गीत गाकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मैं अपन गुरुजी स्वर्गीय श्रद्धेय खुमान लाल जी सावला उखर प्रथम पुण्यतिथि मां सादर वंदन करत हूँ, शत नमन करत हूँ और उखर द्वारा स्वरबद्ध किए ये रचना ला में हम श्रद्धांजलि स्वरूप आप मन ला समर्पित करत हूँ। सुनी दिलाई जावे मोरे गाँव तरिहा, कौन सुर बाजो मैं तो गुन ही बसुरिया, कौन सुर बाजो मैं तो गुन ही बसुरिया, सुनी दिलाई जावे मोरे गाँव तरिहा, कौन सुर बाजो मैं तो गुन ही बसुरिया, कौन सुर बाजो मैं तो गुन ही बसुरिया।
छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के प्रख्यात संगीतकार स्वर्गीय खुमान साव ने छत्तीसगढ़ी लोक कला के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। उन्होंने लोक कला चंदेनी गोंदा से लेकर कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपनी संगीत की अमिट छाप छोड़ी है। श्रद्धांजलि समारोह में लोक कलाकारों ने स्वर्गीय खुमान साव के व्यक्तित्व और कृति पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन वृत्ति एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और लोक संगीत व गीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति बताया। स्वर्गीय खुमान लाल जी साव के प्रथम पुण्यतिथि में मैं उनला शत वंदन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ, अपन श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ। मैं वो सौभाग्यशाली गायिका हूँ जिनला बचपन से ही सर के सानिध्य मिली से उखर सानिध्य में मैं हाँ लोक संगीत के शिक्षा ले हूँ। वो मोर गुरुजी रहीन है, मोर पिता तुल्य रहीन है। और जहाँ भी हमारे कार्यक्रम हो राजनांदगांव में काबर के वो समय ये सब कैसेट और CD वगैरह के सुविधा नहीं रही से लाइव कार्यक्रम हो, तो जहाँ भी कार्यक्रम हो सर के जरूर सानिध्य मिली से, चाहे वो कॉलेज के कार्यक्रम हो, स्कूल के कार्यक्रम हो, कोई टूर्नामेंट हो या कोई सरकारी कार्यक्रम हो, मैं बचपन से ही सर के साथ में रहूँ। और स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख जी के जो चंदनी गोंदारी से वहाँ भी मैं सर के साथ रहूँ और अभी तक उनका सानिध्य मिली से मैं और उनका स्वरबद्ध किए हुए बहुत से रचना स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी के जो रचना है उनका संगीतबद्ध की रचना ला मुला गाय के अवसर मिली से उनमें वो कुछ गाना जैसे मैं बताओ था अपन ला चौरामा गोंदा रसिया, पता दे जा रे पता ले जा रे गाड़ी वाला, धनी बिना जग लागे सुना, मुला जावन दे रहा रे अलबेला मोर, ये सब गाना मन ला संगीतबद्ध करी ने सर और मुला गाय के अवसर दिन है मैं। और ये गाना मन के कारण आज छत्तीसगढ़ में मोर जो मुकाम है आप मन जो मुला पहचान हो, यही सब गीत के माध्यम से मैं आप मन के बीच में हूँ। गत दिनों अनुराग धरा परिवार की ओर से स्वर्गीय खुमान लाल जी सावला हमन श्रद्धा सुमन अर्पित करें स्वरांजलि के माध्यम से और शासन प्रशासन द्वारा जो नियम रही से ओकर पालन किया गया था। मैं उस ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं कि जिन्होंने अनगिनत लोकगीतों को छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता क्रांति के साथ जोड़कर आज एक नया मुकाम दिया है छत्तीसगढ़ को। ऐसे व्यक्तित्व स्वर्गीय खुमान लाल जी साव का संगीत अमिट है, उनके संगीत में छत्तीसगढ़ की आत्मा बसती है। उन्होंने ऐसे ऐसे धुनों को रचा बसा जिसमें पर्यावरण से लेकर चिड़ै चिरगुन तक की एक परिभाषा प्रज्वलित होती है, प्रकाशित होती है। स्वर्गीय खुमान लाल जी साव का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जो कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यपूर्ण और अपने काम के लिए ईमानदार। वो ऊपर से कठोर जरूर थे लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनके साथ कई गीतों में रिदम कंपोजिशन किया, फिल्मों में उनके साथ काम किया। जय मां बमलेश्वरी में उनका संगीत था और मेरा रिदम कंपोजिशन था। मैं जतका भी लोक संगीत बचपन से सीखे हूँ, मैं ओकरेच लोक संगीत ला सुन के बड़ा हूँ। काबर की मोर मम्मी श्रीमती कविता वासनिक जी ओकर शिष्या रही से, तो जतका भी मैं सुने हूँ ओकरेच लोक संगीत मोर देन है। और आज भी जब हम मंच में रात भर गाय बर जाथन प्रोग्राम देवर, तो जब युवा साथी मन के जब फरमाइश आते और सर के गाना के फरमाइश आते, जैसे अभी मोर माता जी बताते रही पता दे जा रे धनी बिना जग लागे सुना और मोला जावन देना, ये सब गीत के तो बहुत अच्छा लगता है। आज भी सर के जो छाप है वो युवा मन सुनना चाहते। मैं सर ला सादर वंदन करत हूँ और मैं ओकर शत शत नमन करत हूँ। खुमान लाल साव जी है बहुत अच्छा संगीतकार रही थे, चूँकि वो ऑर्केस्ट्रा से जुड़े रही से एकर सेठी ओकर जतिक भी क्रियाकलाप है सांगीतिक प्रस्तुति हो है तो मैं ऑर्केस्ट्रा मन के बहुत ज़्यादा झलक दिखाई पड़ती। ओकर हमार संबंध गंज चौक स्थित मोर दुकान के कारण हुई। मोर दुकान साइकिल और घड़ी के दुकान इसे जहाँ बड़े बड़े कलाकार आकर बैठे, मंदराजी दाऊ जी ओकर बैठना उठना हो मोर दुकान में, ओकर लड़का भग्गू दाऊ जी, सोना बिहान के संगीतकार बुद्धू लाल जी, हबीब तनवीर के संगीतकार देवीलाल जी इत्यादि सब आकर बैठे और सांगीतिक माहौल बने रहा है। तो खुमान लाल साव जी भी आकर बैठना शुरू हुई वहाँ। तो क्योंकि वो हम बोला एक मूर्तिकार के रूप में जाने, एक स्थिति वो मोर कला क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं दी। संयोग से मैं ओला जब अचानक ऑफर करें कि सन 85 में कि सर आप मोर साथ हारमोनियम बजाए गाना है, तो अचानक वो तैयार नहीं हो पाई। लेकिन बाद में जब मैं कहूँ कि मैं पूरा सब काम करूँ, आप लोग केवल हारमोनियम बजाना, तब तैयार हो। इस महीनों तक मोर साथ बजाई। तब से लेकर खुमान लाल साव और मोर जुड़ाव चंदनी गोंदा में सन 92 तक के लिए अनवरत यात्रा के साथ में हम चंदनी गोंदा के साथ में गाना बजाना, कलाकार लाना ले जाना, तमाम एक अविनाभाव संबंध रही चुका साथ। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान लोक कलाकारों ने स्वर्गीय खुमान साव के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट।
अब एक नजर इस खबर पर। कोरोना वायरस, आखिरकार इस वायरस की रफ्तार दुर्ग जिले में भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले में अब कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। हाल फिलहाल बीती गुरुवार की रात एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद मां और बच्ची दोनों को चुनवानी स्थित शंकरा हॉस्पिटल कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल मासूम की मां पॉजिटिव नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर मां को भी निगरानी में रख लिया गया है, क्योंकि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं कंटेनमेंट घोषित हो चुके टिटुडी क्षेत्र में अब सारी गतिविधि रोक दी गई है और आपका जरूरत का हर सामान दुर्ग निगम अमला आप तक पहुंचाएगा, जिसे लेकर स्वास्थ्य प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। कल टिटुडी वार्ड नंबर 20 में 7 साल की बच्ची को कोरोना पॉजिटिव मिला है। उनको और उनकी माताश्री को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और यह जो परिवार है गुजरात में अपनी रोजी रोटी के लिए गया हुआ था, वहां से लौटा है। क्वारंटाइन अपने घर में था, इनकी जांच की गई थी। जांच करने के बाद पॉजिटिव मिला तो इन्हें जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और उस एरिया को सील कर दिया गया है। जो भी सामान है दैनिक रोज के घर में यूज होने वाले का या तो निगम के द्वारा या वहाँ पर जो कार्यकर्ता बनाए जाएंगे उनके द्वारा दिया जाएगा। और भी आसपास के क्षेत्रों में जांच जारी है। मामला तो गंभीर है पर सरकार इससे बहुत अच्छे से निपट रही है और हमारी उम्मीद और इस बात पे भरोसा भी है कि जल्द से जल्द हमारे प्रदेश से कोरोना मुक्त प्रदेश हमारा हो जाएगा। इस पर काम कर रहे हैं हमारी टीम, हमारे स्वास्थ्य की टीम जो है बहुत अच्छी काम कर रही है और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम बहुत प्यारा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। जैसा आपको और हमको भी पता है आज पूरे देश में दूसरा नंबर आया है। हम इस बात का विश्वास आपको दिलाते हैं कि हमारा दुर्ग शहर से लेकर पूरा प्रदेश जल्द से जल्द कोरोना मुक्त होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। ग्रैंड एशियन आप सभी से अपील करता है कि जब तक अति आवश्यक ना हो घर से ना निकले, घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। इस महामारी से लड़ने में घर बैठे आप भी हीरो साबित हो सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करते हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।